नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। एक तरफ डूब रही देश की अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ बिगड़ रही मध्य प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी व्यवस्था। जी हां, एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से लुढ़ककर 7वें पायदान पर आ गई, तो वहीं बीजेपी विधायकों की संख्या भी 2 नंबर नीचे आ गई, जो बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस के लिए भी निहायत ही चिंता का विषय है। जहां बीजेपी की आत्मा कही जाने वाली आरएसएस ने जमीन तैयार की, उसे कांग्रेस लूट कर ले गई। चाहे वो गाय का मुद्दा हो, सवर्ण ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर बीजेपी विधायकों का कांग्रेसी बनना हो, ये संघ के लिए बेहद ही चिंता की बात है। और बीजेपी जब जब डूबी है, संघ ने उसे निकाला है, तो डूबती बीजेपी को फिर संघ का सहारा। आज इसी पर होगी बात, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। आप देखिए रिपोर्ट। सत्ता जाते ही संगठन में आया खोट, 2 विधायक कर गए चोट, समस्या सुलझानी है झटपट, बीजेपी का संकट संघ की चौखट। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए संजीवनी का काम करती है और पुरानी गलतियां छिप जाती हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीतने के बाद ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले साल विधानसभा चुनाव में मिली हार से उबर चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमियां लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वो नेतृत्व का संकट हो या फिर आपसी खटपट, सब ने पार्टी को परेशान कर रखा है। प्रदेश में सशक्त विपक्ष होने का गुरूर नेताओं में ऐसा है कि नेता गाहे बगाहे बयान देते रहे। पार्टी को अपनी एकता का पूरा इत्मीनान था, इसलिए वो प्रदेश सरकार को धमकी देते रहे। लेकिन 2 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस ने इस एकता को धता बता दिया। इसके अलावा सदस्यता अभियान के दौरान भी संगठन की खींचतान साफ नजर आ रही है। पहले पूर्व सीएम शिवराज के पिछले चट्टान की तरह खड़े रहने वाले नेता अब उनके ही प्रदेश में सदस्यता अभियान को परवान नहीं चढ़ा पा रहे हैं। 52 में से सिर्फ 4 जिलों में इस अभियान का टारगेट पूरा हो पाया है। अब जब अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, तो फिर प्रदेश बीजेपी का संघ से गुहार लगाना लाजमी था, क्योंकि भाजपा संघ का अनुषांगिक संगठन है। बस फिर क्या था, संघ ने भी सुध लेने की ठान ली। इसलिए अब 5 अगस्त से प्रदेश में संघ के दिग्गज बीजेपी के हालातों पर मंथन करेंगे। अब इस मंथन पर सियासत होना लाजमी है। बैठक के एजेंडे से लग रहा है कि संघ कहीं न कहीं कम्बल होकर घी पीने वाला संगठन है। एक तरफ कहते हैं राजनीतिक संगठन नहीं है, दूसरे संघ की बैठक में 3 दिन तक राजनीतिक चर्चा करना, इससे साफ है कि संघ ही भाजपा को चलाता है, हमारे यहाँ प्रचार करता है और खुद के सामने नहीं आता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है, लोग बैठे हुए हैं। उससे कारण उसको निपटाने की समस्या को हल करने के लिए संघ चाहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में संघ का उतना अस्तित्व नहीं बचा संघ उठाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मंथन से बीजेपी के संकट का कितना समाधान हो पाता है, क्योंकि प्रदेश बीजेपी के ताजा हालातों से संघ हैरान तो बीजेपी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो वाकई डूबती बीजेपी एक बार फिर संघ की शरण में है। अब ये देखने वाली बात होगी कि संघ इस संकट का क्या हल निकालता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में भी हम आपको लगातार बताते चलें। बीजेपी पर संकट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उस पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस उस पर हावी हो रही है या कांग्रेस उसे अपना बनाती हुई नजर आ रही है। पहले गाय का मुद्दा हो, वो भी कांग्रेस ने किस तरह से गौशाला बनाने के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया। फिर आरक्षण का मुद्दा हो, उसको भी कहीं ना कहीं कब्जे में लेती हुई आई। जैसे जैसे आदिवासी हो, चाहे अन्य वर्ग जिसके लिए विशेष रूप से जमीन तैयार करने का काम आरएसएस ने भी किया, वहां कहीं ना कहीं कब्जा करते हुए कांग्रेस नजर आई है। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी को संघ की शरण में जाना पड़ रहा है उससे कुछ हल निकलेगा या फिर कोई और बात है। इसी को हम समझ लेते हैं। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस पैनल में बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत विकास जी आपका।
नवलय के संपादक राकेश दुबे जी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत सर। राकेश जी, सबसे पहले आप ही से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद विकास जी के पास भी जाएंगे। राकेश जी, किस तरह से आप देखते हैं, जो हालांकि बहुत ही आश्चर्य वाली बात नहीं है क्योंकि अनुषंगिक संगठन है बीजेपी का आरएसएस, लेकिन अभी हम हितेश वाजपेयी जी को भी सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि भले ही कांग्रेसी बीजेपी से ना डरते हो, लेकिन जो कांग्रेसी है वो आरएसएस से जरूर डरते हैं। तो क्या वाकई डिसीजन जो है हमेशा की तरह ठीक बैठेगा इस बार भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी आपने जो बात कही, सबसे पहले तो मेरी असहमति आपसे इस बात पर है। इस तथ्य को करेक्ट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन संघ नहीं है। संघ का अनुषंगिक संगठन में की लिस्ट में भाजपा एक है। संघ बहुत सारे समाज के कामों में है। उसके संगठन मंत्री सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते हैं। उनके संगठन मंत्री कई सारे संगठनों में जाते हैं, जिनमें विद्यार्थी परिषद है, जिसके अंदर और अनेक संगठन हैं। संघ समाज में कई सारे काम करता है। संस्कार भारती है, विद्या भारती है, उसके बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा, जो वर्तमान भाजपा है, उसके संदर्भ में संघ की जो भूमिका जिस तरह से बताई जा रही है वैसी नहीं है। संघ अपनी निगहबानी पूरी रखता है, पूरा काम करता है। मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने संघ की जो कार्यप्रणाली देखी है, उस कार्यप्रणाली को देखते हुए कहता हूँ कि वो मजबूत निगहबान है और निगहबानी मजबूती से करते हैं। जहाँ जरूरत होता है वहाँ अपने संगठन मंत्रियों के माध्यम से हस्तक्षेप भी करते हैं। तो ये कहना, लेकिन संघ का पूरा जो एरेना दिखाई देता है वो एक सांस्कृतिक संगठन का है, जिसके लोग यहाँ वहाँ सब जगह समाज में हस्तक्षेप करते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात अगर आप करते हैं तो दो विधायकों के जाने की बात यदि आप करते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है या कांग्रेस मजबूत हुई है, तो राज्यसभा में कांग्रेस के लोग उस विधेयक के पक्ष में बहिर्गमन करके चले गए थे, अनुपस्थित थे, जो देश में एक बड़ा मुद्दा था 3 तलाक का। दूसरा मुद्दा था आतंकवाद से संबंधित विधेयक का। ये सब पास हुए हैं, जबकि अभी भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं है। लेकिन कांग्रेस और अन्य लोगों ने ठीक वैसा ही किया जैसा मध्य प्रदेश में नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने किया। आज नारायण त्रिपाठी और शरद कोल भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाला नहीं है और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने उसी दिन स्पष्ट कह दिया था कि अगर ये इस्तीफा देते हैं या भारतीय जनता पार्टी इनको निकालती है तो उन पर डिफेक्शन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो जो है दल बदल कानून जो बना है उसकी परिधि में आते हैं। तो इन सारी चीजों का दल बदल की परिधि में आना नहीं आना, उसका विचार करना ये संघ का काम नहीं होगा। लेकिन संघ का काम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी सरकार संघ की रीति नीति के साथ कहाँ तक कदम ताल करे, ये संघ का नजरिया हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संघ के इशारे पर मध्य प्रदेश में भाजपा चले या केंद्र सरकार चले। दोनों बहुत अलग अलग किस्म की चीजें हैं। जी दुबे जी, लेकिन जिस तरह से 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, और कह रहे थे पहले कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मीटिंग को होना था, इस बैठक को होना था, लेकिन अब लेट हो गए। पारुल जी, संघ की गतिविधि और कार्यवाही का एक बार आप भी अध्ययन कीजिए। उनका वर्ष भर का एक कैलेंडर बन जाता है, उनकी बैठक तय होती है, उनके कार्यक्रम तय होते हैं। तो संघ की जो ये बैठक है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न संकट से हो रही है, ऐसा नहीं है। ये तो उनके कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, उनके प्रचारकों की जो बैठक होती है, उनके विस्तारकों की जो बैठक होती है, उनके अन्य अनुषंगिक संगठनों में जो लोग गए उनकी बैठक होती है, उसी तारतम्य में सारी बैठक होती है। ये अलग बात है इस बैठक में वो विषय आ जाए, तो ऐसा तो है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, बैठक हो सकता है कि उनका कैलेंडर पहले से रेडी हो, लेकिन उनमें टॉपिक तो नहीं डिसाइड होते होंगे ना सर। टॉपिक तो 2 विधायक जो हैं, जो मूव कर गए हैं बीजेपी से, उन 2 विधायकों की यदि आप बात करते ही हैं और कभी किसी संघ के अधिकारी से बात करेंगे, या ये विकास जी अभी आपको स्पष्ट कर देंगे जी, उनका संघ से क्या लेन देन है ये तो संघ बताएगा।
वो भाजपा में आने के पहले कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहे हैं, ये विकास मुंद्रिया बताएंगे। मैं तो आपको सिर्फ इतनी ही बात बता सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 विधायकों पर विचार करने के लिए बैठक नहीं कर रहा है। उसके विषय बहुत सारे अलग हैं, लेकिन ये विषय आ सकता है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2 विधायकों का मसला तो इस बैठक में नहीं होगा। लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ और टॉपिक पर जिक्र किया था, तो आपको लगता है कि जो आरक्षण का मुद्दा था, जिसको बिल्कुल आरक्षण के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, देश के गिरते हुए औद्योगिक उत्पादन के मुद्दे पर संघ में जरूर विचार होगा। वो इन विषयों पर बात करते हैं क्योंकि वो इनको मान के चलते हैं कि ये राष्ट्र के हिस्से जुड़े हुए हैं। अगर औद्योगिक उत्पादन गिरेगा तो राष्ट्र की प्रगति रुकेगी। अगर कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा तो संघ की को अच्छा नहीं लगेगा। अगर देश में कहीं राष्ट्रहित के खिलाफ बात होगी तो संघ को पसंद नहीं आएगी। ये संघ के अपने नजरिए हैं, अपने टेस्ट हैं, लेकिन उस टेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा विषय है, काफी बड़ा विषय है उनके पास। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, बीजेपी के जो भी एजेंडास थे उस पर कहीं ना कहीं हावी होती हुई कांग्रेस लग रही है, और कई और मुद्दे हैं, जैसे कि राकेश दुबे सर ने भी बताया कि एक महज एक विधायकों का यहाँ से वहां होना सिर्फ एक मुद्दा बैठक का नहीं हो सकता, लेकिन बैठक भी जो है वो आम मुद्दों पर नहीं होती। तो जाहिर सी बात है आरएसएस गंभीर है मध्य प्रदेश को लेकर, और क्योंकि सरकार यहाँ नहीं है अब बीजेपी की। विकास जी, देखिए आरएसएस की गंभीरता में ये विचार आना कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, मुझे लगता है कि कोई आरएसएस के लिए प्रमुख विषय नहीं है, और ना वहां पे इस जंग का मूल चिंतन जो संघ की बैठक में होना। आप किसी संघ के प्रवक्ता, मैं स्वयंसेवक जरूर हूं लेकिन संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, ना इस बैठक के बारे में मुझे बहुत विस्तार से पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई विचार हेतु मतलब क्या चर्चा उस बैठक में की जानी है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए पारुल जी समझिएगा, संघ की जो बैठक होनी है, संघ मतलब संघ के पदाधिकारी एवं संघ से जुड़े लगभग 50 से 60 अनुषंगिक संगठन सक्रिय हैं। इनमें से कितने अनुषंगिक संगठनों को भी इस समन्वय के रूप में बैठक के लिए बुलाया गया है मुझे जानकारी नहीं है। कभी किसी को बुलाया जाता है, कभी किन्हीं को बुलाया जाता है बैठकों में। उनमें से जितने अनुषंगिक संगठनों को भी अपेक्षित किया गया होगा उस बैठक में, वो सभी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी से भी यकीनन, चूंकि एक संघ का महत्वपूर्ण अनुषंगिक संगठन है, वहां पे प्रतिनिधित्व किया ही जाएगा, लेकिन न विषय हमें ज्ञात है, न संघ केवल राजनीतिक विषयों पे चर्चा के लिए वहां ये बैठक करता है। जैसा दुबे जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत सीधी सी अवधारणा बताई, संघ का काम भारतीय परिदृश्य में यहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता से संबंधित विषयों पर चर्चा करना है। संघ के एवं अनुषंगिक संगठनों की प्रगति के लिए एक भावी प्लान बनाना है, उनकी समीक्षा करना है, वो तो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो प्लानिंग या माइक्रो वर्किंग के ऊपर वहां पे कोई चर्चाएं होनी हो, अगर कांग्रेस इस ढंग की बातें रख रही है, धनोपिया जी अभी कुछ कह भी रहे थे इस संबंध में, मुझे लगता है कि उन्हें संघ की इस बैठक के बारे में जानकारी नहीं है, और बेहतर होगा कि वो इस बारे में टिप्पणी या चर्चा ना करें। टिप्पणी या चर्चा करनी हो तो थोड़ा सा मालूमात कर लें। बिल्कुल बुंद्रा जी, लेकिन कृष्ण गोपाल जी मध्य प्रदेश में भोपाल में आ चुके हैं जितना मुझे पता है, और काफी गंभीर हैं वो, और जिस तरह की गतिविधियां मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, विधायकों का जाना, बीजेपी का विधानसभा चुनाव में हारना, हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से जीते हैं, इसमें भी कोई दो राह नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कृष्ण गोपाल जी आ रहे हैं, मैसेज बहुत सारा निकलकर इस बैठक से सामने आएगा, ये भी खबरें आ रही हैं, तो क्या वाकई नेतृत्व की दरकार महसूस हो रही है मध्य प्रदेश में? संघ हिंदुस्तान का और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, तो यकीनन जब एक कोई भी को लेकर भी बात होगी जी, नेतृत्व को लेकर भी बात होगी, संघ में ये इशू क्यों होगा? संघ का विषय राजनीतिक है नहीं ना, मैंने पहले भी रखा ना, इसलिए वहां ये मुझे नहीं लगता ये कोई वहां पे उस पटल पे उस सदन में चर्चा का कोई विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी स्वयं तय करती है, मैं बड़ी गंभीरता से और निसंकोचता से कह सकता हूं।
देखिए दूसरी चीजें जो आपने कही भारतीय जनता पार्टी की, अब मुझे समझ में नहीं आया, आप संघ और भारतीय जनता पार्टी पे चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आकलन कर रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य को मध्य प्रदेश में कमजोर बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसे सही ठहरा रहे हैं आप कि संघ चिंतित है बीजेपी को लेकर मध्य प्रदेश में? नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय, सुनिए ना, संघ के लिए कोई चिंता का क्यों विषय होगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सेहत को मध्य प्रदेश में आंकना, नापना, मापना है ही नहीं, उसका दृष्टिकोण और सोच ही नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो लोकसभा के रिजल्ट अपने आप में बयां करते हैं। अगर हम 209 विधानसभा क्षेत्रों में, 230 में से 209 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहते हैं, बढ़त में रहते हैं। नंबर दूसरी बात, लगभग हम 150 से ज्यादा सीटों पे 50% मत प्राप्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में प्रति पोलिंग बूथ पे एक बेहतर स्थान बन के निकल रहा है। ठीक है, विधानसभा इलेक्शन में हम कुछ सीटों से पीछे रह गए होंगे, लेकिन वहां भी हम मत प्रतिशत में आगे ही थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर है। एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में हम जनता की सदस्यता अभियान के बारे में भी हम दोपहर में हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम जाता ना विशेष, उसमें भी चर्चा कर रहे थे, तो काफी आंकड़े इधर उधर हो चुके हैं। सदस्यता अभियान जो टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। बहरहाल टॉपिक को नहीं है, तो अब बहुत अच्छा स्वास्थ्य है बीजेपी का, ये आप कहना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं लौटूंगी विकास जी आपके पास। दीपक शर्मा जी संघ मामलों के जानकार हैं, संघ के जानकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। दीपक शर्मा जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी में आपका। जी नमस्कार। दीपक जी, ये जो बैठक होने जा रही है 4 तारीख से भोपाल में, इस बैठक के खास एजेंडास क्या हो सकते हैं? क्या वाकई चिंतित है आरएसएस संघ और बीजेपी को लेकर मध्य प्रदेश में? ये कोई विषय नहीं है। संघ की तो एक वार्षिक योजना होती है, उसमें केंद्र का कोई भी राष्ट्रीय अखिल भारतीय अधिकारी जो होते हैं वो हर राज्यों में जाते हैं। ये उसी के तहत उनकी यात्रा है, प्रवास है 3 दिन का, और उसमें अलग अलग जितने भी कार्य चलते हैं उन सब कार्य के बारे में जमीन पर क्या चल रहा है उसका एक मोटा मोटे चर्चा करते हैं। किसी को कोई कठिनाई आती है तो उस पर कुछ मार्गदर्शन देते हैं, सुझाव देते हैं, सबसे जानकारी लेते हैं। ये तो एक नियमित है। जैसे मध्य प्रदेश में आपको भोपाल में दिख रही है, पूरे देश भर में सब जगह चल रहा है। ये पूरा अगस्त का महीना सारे अखिल भारतीय अधिकारी भिन्न भिन्न राज्यों में जाते हैं। संघ का बहुत सारा काम है जो नियमित रूप से चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन नियमित रूप से तो चलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसे हमेशा हुआ करती थी बीजेपी के लिए। आपको यहाँ की परिस्थिति दिखाई, लोगों को केरल की दिखती, किसी को जम्मू कश्मीर की दिखती है। तो संघ के लिए तो पूरा देश एक यूनिट है, उसमें सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं और उसमें जमीनी हकीकत क्या चल रही है, किस प्रकार की चीजें, कहाँ काम की कमी है। और अकेला वही नहीं, विद्यार्थी परिषद का कैसा काम चलता है, किस प्रकार से शाखाएं लग रही हैं, उनका क्या विस्तार हो सकता है, किस प्रकार से संपर्क लोगों से होता है। ये पूरा बहुत बड़ा वो होता है, यानी मध्य प्रदेश कोई एजेंडा नहीं होता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर तो थोड़ा सा ध्यान रखा ही होगा उन्होंने। जो बैठक होने जा रही है उसमें कृष्ण गोपाल जी आ रहे हैं। ये तो मध्य प्रदेश तो अभी वो तो हर वर्ष होता है, हर वर्ष इस प्रकार की बैठकें होती हैं। उसमें क्या कार्य आगे बढ़ाना है, कैसे संघ को और मजबूत करना है, ये तो नियमित, इसमें कोई हम लोगों को असामान्यता नहीं दिखती। सरकारें आए जाए उससे कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी काम का गति बढ़ना चाहिए। समाज में कोई नए विषय आते हैं तो उनको एड्रेस करना आना चाहिए। सामाजिक समरसता कैसे बढ़े उससे काम होना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी संघ से ही जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है अंदर की खबर बाहर तो आने से रही। बहरहाल शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विकास जी के पास वापस मैं लौटूं और दुबे जी के पास भी मैं वापस लौटूं। दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस किसी तरह से कोई मेल नहीं रखते? क्योंकि जब जब आरएसएस की तरफ से कोई भी बयान आता है हलचल सभी जगह मचती है, बीजेपी में खास तौर पर। देखिए, मैंने तो आपको बिल्कुल साफ कहा कि संघ का आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से एक घर का मुखिया अपने सारे बच्चों की खैर खबर लेता रहता है, कौन दुबला हो रहा है, कौन मोटा हो रहा है, किसको सर्दी लग गई है, किसको गर्मी लग गई है, सारी चीजें देखता है। संघ इसी तरह अपने आनुषंगिक संगठनों को देखता है।
मैंने पहले ही आपको एक बात स्पष्ट की थी कि मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन संघ के विषयों का जानकार हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने उनकी कार्यप्रणाली जो देखी है वो कार्यप्रणाली इसी प्रकार की देखी है। कृष्ण गोपाल जी के आने को लेकर जो इतना उत्साह दिख रहा है, कृष्ण गोपाल जी गुवाहाटी में प्रचारक थे, तो मैं किसी एक कवरेज क्षेत्र में गया था जी। और मेरी उनसे शायद दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वो अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं, देश की परिस्थितियों का बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं, और ये मध्य प्रदेश के 2 विधायकों जैसा विषय तो उनके लिए बहुत ही माइक्रो सब्जेक्ट है, उसको छूना भी नहीं चाहेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और उनके कार्यालय में निपटता रहेगा मामला, लेकिन देश में संघ की विचारधारा कैसे आगे बढ़े इस विषय पर सबसे ज्यादा यदि कोई लाभ ले सकता है उनसे तो मीडिया ले सकता है। और मैं आपको कहूंगा कि निश्चित रूप से उनसे इस विषय पर बात कीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर संघ का नजरिया और आगे की योजनाएं कृष्ण गोपाल जी भली भांति बता सकेंगे। आप लोगों को उनसे कुछ इस बारे में बात करना चाहिए। तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर का एक मामला है, पूरा देश चिंतित है, उसे मालूम नहीं है क्या होने वाला है। फारूक अब्दुल्ला कुछ और कह रहे हैं, महबूबा कुछ और कह रही हैं, राज्यपाल कुछ और कह रहे हैं, पूरे देश के अंदर मामला है। लेकिन अगर संघ की कोई योजना होगी तो निश्चित रूप से ऐसी ही होगी जैसे संघ अपने प्रवास करता है, संघ अपने कार्यक्रम करता है, निश्चित रूप से नापी तोली और सुदृढ़ व्यवस्था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये अपना आकलन जो आप मेरे जैसे मीडिया के लोग एक आकलन लगा लेते हैं कि भारतीय संघ की बैठक हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के विषय आएंगे, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों को रिपोर्टर्स को जो है गलतफहमी होती है, वो हम लोग करते रहते हैं। ये आपकी हमारी काइट फ्लाइंग एक्सरसाइजेज हैं, चलती रहती हैं। बिल्कुल। विकास बोंद्रिया जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आप दीपक जी भी आपके पक्ष में कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे थे। कंफ्यूजन फिर दूर करने का प्रयास करता हूँ। संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध जनरल तौर पे कहूंगा, बैठक में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे नेतागण अगर बैठक में शामिल होंगे, अगर शामिल होंगे तो वो क्या चर्चा बिंदु करेंगे वो तो हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन जो एक मोटा मोटा संघ का खांचा रहता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुषांगिक संगठन, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है जिसमें संघ विचार के, संघ के सेवक भी हैं और अन्य क्षेत्रों के भी कार्यकर्ता हैं। लेकिन संघ जिन राष्ट्रीय एकात्मकता, जिस राष्ट्रीय संस्कृति, जिस सामाजिक समरसता की सोच विचार रखता है, को व्यापक बनाना चाहता है, वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अपने अनुषांगिक संगठन के माध्यम से उस विचार को राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश में व्यापक बनाना चाहता है। संघ का जो वास्ता है वो इस वृहद खांचे में, इस वृहद विचार के साथ है, इस वृहद कार्य योजना के साथ है। देखिए, अब कोई विधायक है, कोई नहीं है, तो बहुत माइक्रो लेवल की राजनीतिक पैंतरेबाजी हो सकती है। इसमें संघ का विचार हो सकता है कि मोदी सरकार, अगर संघ के विचार वाली मोदी सरकार है तो उस माध्यम से क्या विचार सरकार के माध्यम से देश में पिरोए जाए, ये वृद्धता हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी वृद्धता हो सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघ की एक संगठन कौशल है जिसका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी सदा लेती रही है। संघ में जो सामाजिक सांस्कृतिक विषयों के ऊपर बुनियादी रूप से, जमीनी रूप से जो वहाँ पे चिंतन विमर्श होता है, उसका लाभ हम राजनीतिक दल के रूप में ले लें, ये हमारा प्रयत्न हमारे मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर कार्यकर्ता का रहता है। चलिए, हालांकि जो मैं समझना चाह रही थी वो विकास जी आपके अंदर से भी बात नहीं निकल पाई। सीधा समझाया पारुल जी। देखिए, अगर आप ना समझेंगी तो मुझे लगता है मैसेज गलत जाएगा। ये तो खैर कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो हर बार आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर नहीं देखा जाता। भले ही एक नहीं देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है देखने में कोई दिक्कत नहीं है, रहने का दावा आप लोग करते हैं। मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में संघ में काम करने वाले स्वयंसेवक भी शामिल हैं और उसके अलावा अन्य क्षेत्रों के भी कार्यकर्ता हमसे आके जुड़े हैं
और जो हमारी पार्टी की कल एक चैनल विचारधारा पर है, भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी कहा है कि किसी विशेष विचारधारा से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं और वो अगर किसी विशेष विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो टॉपिक अलग था, लेकिन विचारधारा को जोड़ते हुए उन्होंने बात अगर कही कोई थी। सामाजिक तो जब सांस्कृतिक विचार रखते हैं तो कांग्रेस भी इसमें क्या विचारधारा बुराई? को आरएसएस को कोड कर रहा है तो बीजेपी कितना भी नकारता रहे, अंदर खाने खबरें जो निकल कर बाहर आती हैं वो सियासत में कुछ गर्माहट पैदा जरूर करती है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट होने के लिए। तो हस्तक्षेप में हम कोशिश कर रहे थे कि हम जान सके कि जो बीजेपी का जो संगठ है, जो संघ की चौखट पर पहुंचा है, उस चौखट पर पहुंचने के बाद जो संजीवनी की तरह संघ की तरफ से कोई जड़ी बूटी मिल सकती है बीजेपी को, जिस की तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार ये कहा गया कि सरकार गिरा देंगे, लेकिन बाद में दिल्ली से ही फटकार पड़ती है कि आप वजह तो बताइए कि किस वजह से कह रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे। आदिवासियों का वोट बैंक खसक गया, कई ऐसी सीटें जहां पर कह सकते थे कि बीजेपी का दबदबा था, वो सीटें खिसकी हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस के पास गई हैं। और जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की दिखाई दे रही हैं उस पर संघ चिंतित है या नहीं, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता भी इसे नकारते हुए नजर आए और संघ मामलों के जानकार दीपक जी भी इसे नकारते हुए नजर आए। लेकिन समझने वाली बात यही है कि अब अगर डूब रही है बीजेपी तो उसे कौन बचाए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहना अनादिक टीवी। नमस्कार। राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई? दादाजी कक्का डोंगर सिंह राजनीति में थे। क्या संबंध रहा आपको सहकारिता से? सहकारिता से लगातार जुड़ा रहा हूँ। कल में 55,000 करोड़ होना है, लगभग 40,000 करोड़ के खर्चे माफ करने थे। आपके अध्यक्ष आपका साथ छोड़ के चले गए। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नैतिकता दिखाई है। कुत्तों को भी ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर नियम प्रक्रिया के तहत हुए। LNCT is not just a name, it's a most trusted brand of Madhya Pradesh. With more than 25 years of educational excellence, maximum number of placement provider. यही नहीं, LNCT में स्टूडेंट्स के लिए है वो सब कुछ जो एक पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। Call 7440777711. राजेंद्र शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में
20 मार्च 1948 को हुआ। इनके अब तक 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और चौथे कविता संग्रह की तैयारी चल रही है। इन्होंने अफ्रो एशियाई कहानियों के अनुवाद का एक संकलन और पाउलो फ्रेरे की किताब सुश्रुतों का शिक्षा शास्त्र का अनुवाद किया है। बर्तोल्ट ब्रेस्ट, नाजिम हिकमत, पाब्लो नेरुदा, सेजर वैखो का भी अनुवाद कर चुके हैं। राजेंद्र जी ने मध्य प्रदेश की पहली कविता केंद्रित पत्रिका अंततः का नरेंद्र जैन के साथ संपादन और प्रकाशन किया है। हरिशंकर परसाई और कमला प्रसाद द्वारा प्रवर्तित मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका प्रगतिशील वसुधा के 100 अंकों का संपादन भी कर चुके हैं। राजेंद्र शर्मा नई दुनिया इंदौर, देशबंधु भोपाल और दैनिक भास्कर के लिए साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता भी